आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कुड़ियों ते मुंडियो, उम्मीद है तुसी ठीक होवोगे सारे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो इस चैप्टर का ऐसे समझ लो इम्पॉर्टेंट तरीन लेक्चर है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे इस चैप्टर के आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए भी। तो तुसी स्किप नहीं करना, पूरा लेक्चर देखना है। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसका जो टॉपिक है रेट लॉ, ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, आप जो बच्चे ना डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हैं ना, उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई तुसी पहले चैनल ते जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। उस प्लेलिस्ट में मौजूद इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो फिर आने वाले लेक्चर्स की आपको समझ भी आती जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग रेट की 3 डेफिनेशंस कवर करेंगे। 3 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा रेट की। फिर उसके बाद हम लोग रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, तो 3 डेफिनेशंस बताने लगा हूँ, उनमें से आप कोई भी एक प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो आपको आसान लगे, हैं तो वैसे तीनों ही आसान। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पहली डेफिनेशन, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में? द स्पीड एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, कि केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या रिएक्शन रेट सिंपली। ठीक है, सो ये आसान सी डेफिनेशन थी, समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से आप रेट को एक और तरीके से डिफाइन करते हो। कैसे? सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, सो उसको भी बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जनरली एक केमिकल रिएक्शन ले लिया हमने, जिसमें ए जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और बी क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें, स्टार्ट में जब प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं तो सारे के सारे आपके पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मीन्स के अभी रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, अभी आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफिकली भी इसको देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग टाइम ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि एट द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे देखें, वाई एक्सिस पे हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट्स का ग्राफ है। तो देखो, स्टार्ट में सारे के सारे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट क्या कितने होंगे? प्रोडक्ट ज़ीरो हैं आपके पास। ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट्स का ग्राफ है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ
जो रिएक्टेंट्स हैं देखो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है, और प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ग्राफ। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो, विच इज़ थर्ड डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करते हो? द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम या द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। टाइम के एतबार से, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आना और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा होना, तो इसको भी बेसिकली क्या बोलते हो आप? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे हमारे अभी जनरल केमिकल रिएक्शन में ए हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और बी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फार्मूला रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने का, कैसे आप रिएक्शन रेट को कैलकुलेट करते हो। सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे रेट कैलकुलेट कर रहे हो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हो या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हो। ठीक है, सो कंसंट्रेशन में जितना चेंज आता है उसको आपने डिवाइड कर देना है उस टाइम पे जितने टाइम में चेंज आ रहा है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, सो इस फार्मूले से आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हो, कैलकुलेट करते हो। या हम इसको कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बेसिकली कंसंट्रेशन में। ठीक है, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज, उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी, मतलब टाइम टेकन फॉर चेंज। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डेल को, जनरली डेल्टा को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो ना, और यहाँ पे फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, दोनों हालतों में ठीक होगा आपका फार्मूला। क्लियर हो गया? अच्छा, तो अभी आप रेट ऑफ रिएक्शन को तो देख चुके हैं, अब हम आ जाते हैं रेट लॉ की एक्सप्लेनेशन पे। As we discussed that the rate of reaction is defined as the instantaneous change in concentration of a reactant or product at a given time। जैसे अभी हमने देखा कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स ओवर टाइम, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं टाइम से, मतलब जितने टाइम में वो चेंज आया है। ठीक है, अब रिएक्टेंट के रेफरेंस से भी आप रेट लिख सकते हैं और प्रोडक्ट्स के रेफरेंस से भी आप रेट लिख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया डिटेल के साथ। अब हम रेट लॉ को डिफाइन कर लेते हैं कि रेट लॉ क्या है। कैसे डिफाइन करते हो? द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू ए पावर द वैल्यू ऑफ विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यहां पे ना रेट लॉ को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि भाई केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ना वो रिएक्टेंट की
मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो लिख रहे होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। इस तरह कह सकते हो आप कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। मीन्स के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का रिलेशन है। वो कुछ कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो डायरेक्ट हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, या किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। आगे एग्जांपल दूंगा और समझ आ जाएगी। ठीक है। ईच रेज टू ए पावर। अब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हो ना, उसकी कोई ना कोई पावर होती है। वो बेसिकली उस पावर को देखकर आपको पता चलता है कि क्या रिलेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। अब वो जो पावर होती है ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की, वो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं पता लगा सकते, वो आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे हम यहां पे एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ए हमारे पास है रिएक्टेंट और वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप रेट ऑफ द रिएक्शन और इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशन लिखेंगे, दैट विल बी रेट लॉ। कैसे रिलेशन? कि देखो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहां पे एक ही रिएक्टेंट है तो ए ले रहे हैं हम, एक ही रिएक्टेंट ले रहे हैं। ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पावर में आपने लिख दिया एक्स। अब ये बेसिकली एक्स जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हो। ये किसी भी इक्वेशन को देखकर नहीं आप बता सकते। ठीक है। अब यहां पे जो मैंने बात की थी ना कि रेट का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या क्या रिलेशन है, उसका भी मैं समझा देता हूं। देखो अगर यहां पे x की वैल्यू है -1 तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है रेट का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है। अगर यहां पे x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहां पे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक है। 3 भी हो सकती है, इसी तरह नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है। तो ये रिलेशन आपने लिख लिया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हो, इक्वल का साइन लगाते हो, और यहां पे के हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। सो ये बेसिकली आपने एक रिलेशन लिख लिया रेट का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। यही बेसिकली क्या होता है? रेट लॉ होता है। ठीक है। या इसी को आप क्या बोलते हो? रेट इक्वेशन। ठीक। यहां पे जो के है, ये वाला के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अभी बता दिया। एंड इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा आपने, इसको रेट लॉ या रेट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। आगे एग्जांपल देता हूं, ये फर्दर समझ आ जाएगा। ठीक है। तो घबराना नहीं है। फिर यहां पे जो मैंने बताया आपको, ये जो x की वैल्यू है रेट इक्वेशन में या रेट लॉ में, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि ये हम किसी भी इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते कि यहां पे क्या आएगा, ये आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हो। ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, ताकि आपको समझ आ जाए जरा रेट लॉ होता क्या है या रेट इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखते हैं। यहां पे एक और हम जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स हैं 2, ए और बी। ए का 1 मोल है और बी के 2 मोल्स हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ। अब देखो रेट लॉ के लिए या रेट इक्वेशन के लिए हमें रिएक्टेंट्स से गर्ज होता है, रिएक्टेंट्स से कंसर्न्ड होता है। ठीक है। प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पे देखो, अगर मैं कहता हूं कि इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। अब ये देखो, ये रिएक्टेंट ए की जो पावर है ना एक्स, जिसको आप बोल रहे थे अभी, वो आपके पास आ गई। कितनी है? 2। देखो यहां पे वो कह रहा है इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए,
रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। अब डबल आप किसी भी चीज़ को कैसे करते हो, उसका स्क्वायर लेके, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड, क्योंकि प्रोपोर्शनल है रेट ए की, ए जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के साथ। इसी तरह देखो बी के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है यहां पे। इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी देन देयर विल बी नो चेंज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो यहां पे आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि आप रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी डबल कर रहे हो, बट देयर विल बी नो चेंज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ही रेट बढ़ रहा है ना ही रेट कम हो रहा है रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन डबल करने से, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई आपको रिएक्टेंट ए और बी के लिए। अब हम रेट लॉ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। यहां पे स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, अभी बताया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से यहां पे स्क्वायर लिख लिया। बी की कंसंट्रेशन डबल करने से देखो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से बी की कंसंट्रेशन की पावर जो है हम 0 लेंगे, ठीक है। सो फाइनली दोनों रिएक्टेंट्स के लिए अब आपने रेट लॉ लिखना है। रेट विल बी इक्वल टू के और दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 है, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट पे, ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपने रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिख लेना है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो इन पावर्स को ना ऐड करना है, 2 + 0, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, 2 होगा, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गया रेट लॉ या रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सो ये फाइनली आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ गया। अब रेट कांस्टेंट जिसको आप के से रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक हो, यूनिटी हो, ठीक है, तब आप देख लो कि रेट विल बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। जैसे ये हमने जनरल रिएक्शन लिया हुआ था ना, ए रिएक्टेंट है और ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए पावर x, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब ए की कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ले ली, सो जब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ए की जगह पे 1 लिखूँगा, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करोगे, इक्वल का साइन लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है। सो फाइनली रेट इक्वल आ गया किसके, रेट कांस्टेंट के, के। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हो और उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, एवरी रिएक्शन हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। हर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, जो कि बेसिकली कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि ये कुछ ख़ास किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिनमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और वो बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अभी एग्जांपल देता हूँ। हाउएवर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर, जबकि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जनरली टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, मीन्स कि अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो आपका जो रिएक्शन का रेट है वो तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है,
ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, वही रिएक्शन लेंगे हम, उसी तरह से रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्स, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। जब मैं ज़ीरो करूँगा तो ए की पावर, ए की कंसंट्रेशन जो है उसकी पावर ज़ीरो आ गई। किसी भी वैल्यू की पावर जब ज़ीरो होती है तो आंसर 1 आता है। सो फाइनली रेट किस चीज़ के इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, या रेट कांस्टेंट इक्वल आ गया रेट के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर आपने ज़ीरो ले ली, या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, क्या मतलब कि रेट जो है बेसिकली ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जो बी हमारे पास रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट, तो उसके लिए फिर पावर हम ज़ीरो लेंगे। ठीक है, तो रेट जो है वो इक्वल होगा रेट कांस्टेंट के, कब, जब आपका जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, सो ये भी समझ आ गया होगा आपको। सो फाइनली लेक्चर आपका रेट लॉ का ख़त्म हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।